अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिलदार हुसैन और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फ़ोटोसिंथेसिस। हमने ये देखना है कि ये फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है और किन किन ऑर्गेनिज़म के अंदर ये प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले ये फ़ोटोसिंथेसिस होता क्या है। फ़ोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, कोई चीज़ बनाना, यानी लाइट को यूज़ करते हुए किसी चीज़ की सिंथेसिस। अब यहाँ पे लाइट को यूज़ करते हुए क्या बनाया जाता है, फूड बनाई जाती है। और वो फूड क्या होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइट को यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं। तो ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो यहाँ पे लाइट को यूज़ करते हुए क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। फिर उस ग्लूकोज को फर्दर आगे यूज़ किया जाता है डिफरेंट और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, जैसे कि इसको यूज़ किया जाता है सक्रोज बनाने के लिए, स्टार्च बनाने के लिए, और भी डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सिंपल फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, जिसमें लाइट को यूज़ किया जाता है और क्या बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज बनाया जाता है। अब वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस होता है, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर कौन से आ जाते हैं, प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया भी अपनी खुराक खुद से तैयार करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। एल्गी, प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और इसी प्रोसेस के होने की वजह से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के होने की वजह से हम इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी ये एल्गी, प्लांट्स वगैरह ये इसी मैकेनिज़्म के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिस वजह से हम इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अभी हम देखते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है और कौन सी चीज़ें इसके दौरान बनती हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूटिलाइज होता है। लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ किया जाता है और क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुई, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज़ किया जाता है लाइट की प्रेजेंस में और ग्लूकोज बनाया जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। अब यहाँ पे एक बात कि ये जो लाइट यूज़ हो रही है, इस लाइट को क्यों यूज़ किया जाता है, इस लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है या इस लाइट एनर्जी को स्टोर किया जाता है इस ग्लूकोज के अंदर। यानी हम इस फोटोसिंथेसिस की एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को किसके अंदर स्टोर कर लिया जाता है, केमिकल के अंदर, या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इस लाइट को कैप्चर करने के लिए, इस लाइट को प्लांट कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, इस लाइट को कैप्चर करने के लिए प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे पिगमेंट्स का भी रोल आता है। तो जब भी आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखते हैं तो लाइट्स और पिगमेंट को यहाँ पे ज़रूर मेंशन करते हैं। इसके बाद हम इसकी एक और डेफिनेशन कर सकते हैं। दो डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली, एक ये कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज़ किया जाता है लाइट की प्रेजेंस में और ग्लूकोज बनाया जाता है, या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स को जोड़ा जाता है और क्या बनाया जाता है, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूटिलाइज़ किया जाता है और क्या बनाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर मालिक्यूल को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज़ किया जाता है और क्या बनाए जाते हैं, एनर्जी रिच मालिक्यूल यानी ग्लूकोज। और इस एनर्जी रिच मालिक्यूल के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, यही लाइट एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। इसके बाद यहाँ पे एक दो चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस के हवाले से अपने जहन में रखनी है कि ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस हम किसको कह रहे होते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है। जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी एक रिडॉक्स प्रोसेस है, ये भी एक रिडॉक्स प्रोसेस है, इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है। सिंपल अगर हम बोले तो यहाँ पे जो वाटर होता है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है। वाटर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है। वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। तो वाटर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है।
और ये रिड्यूस किसको करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाती है? ग्लूकोज। और वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? क्या रिलीज़ करता है? ऑक्सीजन। यानी वाटर अपने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स देता है जिनको फर्दर आगे यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए। तो ये रिडक्शन हुई, रिड्यूसिंग एजेंट वाटर, और यहाँ पे वाटर की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दिए जिनको फर्दर आके इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम अभी डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जनरल आपने जहन में रखना है। तो ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। इसके बाद ये कहाँ पे हो रहा होता है? ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर या एल्गी वगैरह के अंदर कहाँ पे हो रहा होता है? ये हो रहा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। बैक्टीरिया के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। इनके अंदर ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा होता है। ठीक है, जो इनकी मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के साथ ही कुछ एंजाइम्स जुड़े हुए होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके अंदर एल्गी प्लांट्स वगैरह के अंदर ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो एक ग्लूकोज के मालिक्यूल को बनाने के लिए 12 वाटर के मालिक्यूल और 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती हैं। यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर के मालिक्यूल यूटिलाइज होते हैं लाइट की प्रेजेंस में। ये क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान 6 ऑक्सीजन रिलीज़ होते हैं और 6 H2O भी क्या होते हैं? रिलीज़ होते हैं। अब चूँकि यहाँ पे वाटर रिएक्टेंट्स में भी यूज़ हो रहा है और प्रोडक्ट में भी, यानी 12 H2O यूज़ हो रहे हैं और 6 H2O रिलीज़ हो रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 CO2 + 6 H2O ग्लूकोज प्लस 6 O2। यानी ये जो 6 H2O थे ये हम इक्वेशन बैलेंस की और ये यहाँ से क्या हो गया? रिमूव हो गए। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 मेन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरे होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरे हैं डार्क रिएक्शन। तो इन 2 स्टेप्स में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इन दोनों स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, प्लांट्स के अंदर या एल्गी वगैरह के अंदर ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट्स कहाँ पे पड़े हुए होते हैं आपको पता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थाइलाकोइड्स। और इन थाइलाकोइड्स की ये जो 2 मेम्ब्रेन होती हैं, ये थाइलाकोइड इस तरह से होते हैं और इन थाइलाकोइड्स की ये 2 मेम्ब्रेन होती हैं। इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान ये पिगमेंट्स अरेंज होते हैं और ये पिगमेंट ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं फोटो सिस्टम। और 2 तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 होता है, दूसरा फोटो सिस्टम 2 होता है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम इस लाइट रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे अपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2 फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1, दूसरा फोटो सिस्टम 2। तो इन फोटो सिस्टम्स को भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पिगमेंट्स क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं और उन क्लस्टर्स को हम क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम। और 2 तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की डिटेल में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों रिएक्शन कहाँ पे हो रहे होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसा कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलाकोइड्स मेम्ब्रेन होती हैं उनके अंदर हो रहे होते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहे होते हैं? ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थाइलाकोइड्स मेम्ब्रेन के अंदर। और जो डार्क रिएक्शन होते हैं वो कहाँ पे हो रहा होता है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। तो अभी हम देखते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये प्रोसेस या ये स्टेप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इस प्रोसेस में क्या होता है? लाइट को यूज़ किया जाता है और ATP और NADPH बनाया जाता है, या लाइट एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है ATP
और NADPH के अंदर, क्योंकि इस प्रोसेस या इस स्टेप में ATP बन रही होती है। इस वजह से हम इसको फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। और ये जो ATP का बनना है ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता है, या लाइट की प्रेजेंस में ये ATP बन रही होती है। इस वजह से हम इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। अब चूँकि इस स्टेप में लाइट इन्वॉल्व होती है, तो लाइट को कैप्चर करने के लिए आपको पता है प्लांट्स या एल्गी वगैरह के अंदर लाइट को कैप्चर करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स। और वो पिगमेंट्स क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोटोसिस्टम। तो जब लाइट इन फोटोसिस्टम के ऊपर पड़ती है, ये लाइट जब फोटोसिस्टम के ऊपर पड़ती है तो इन फोटोसिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स उस लाइट एनर्जी को लेके क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर से गुजरते हैं, यानी डिफरेंट यहाँ पे कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो कैरियर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह से एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ किया जाता है, या इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है ATP बनाने के लिए। फिर फर्दर इन्हें NADPH भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब चूँकि इन फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो फिर वाटर की ब्रेकडाउन होती है जिसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं, और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स होल्स को वो वाटर के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ATP बनती है और NADPH बनता है। तो जब हम इन प्रोसेसेस को, लाइट रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से ATP बनती है और कहाँ पे NADPH बनता है। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनता है। बेसिक मैकेनिज़्म यही होता है। अब हम इस स्टेप को फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह रहे होते हैं। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक वो होता है जिसमें एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और नॉन साइक्लिक जिसमें दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। दो तरह के फ़ोटो सिस्टम होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था, एक फ़ोटो सिस्टम 1 होता है, दूसरा फ़ोटो सिस्टम 2 होता है। जो नॉन साइक्लिक होते हैं उसमें फ़ोटो सिस्टम 2 और फ़ोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक में सिर्फ फ़ोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ़ोटो सिस्टम से एक्साइट होते हैं वो दोबारा से उस फोटो सिस्टम के पास वापस आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं साइक्लिक, और इसमें सिर्फ ATP बनती है। लेकिन जो नॉन साइक्लिक होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फोटो सिस्टम 2 है, नॉन साइक्लिक में पहले फोटो सिस्टम 2 होता है, उनसे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से गुजरते हैं जहाँ पे ATP बनती है। फिर फर्दर एक और फोटो सिस्टम होता है, यानी फोटो सिस्टम 1 आगे होता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स इस फोटो सिस्टम 1 के ऊपर आते हैं, क्योंकि फ़ोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी लाइट पड़ती है और यहाँ से भी क्या एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होते हैं वो पीछे से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स होल्स को फिल कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फर्दर आगे NADPH बनता है। तो सिंपल सी बात है, नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बनते हैं, और साइक्लिक में सिर्फ ATP बनती है। साइक्लिक में सिर्फ ATP बनती है क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं वो दोबारा से इस फोटो सिस्टम के पास वापस आ जाते हैं, और साइक्लिक में वाटर की ब्रेकडाउन भी नहीं होती। लेकिन नॉन साइक्लिक में, ये जो नॉन साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, इसमें क्या होता है कि एक फ़ोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है, दूसरा फ़ोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। तो जब लाइट फ़ोटो सिस्टम 2 के ऊपर पड़ती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स से गुजरते हैं जहाँ पे ATP बनाई जाती है। फिर फर्दर ये PS2 के इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाते हैं, क्योंकि PS1 के ऊपर भी लाइट पड़ी होती है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है NADPH बनाने के लिए, और इस नॉन साइक्लिक में वाटर की ब्रेकडाउन होती है, और वो वाटर की ब्रेकडाउन से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इलेक्ट्रॉन PS2 के इलेक्ट्रॉन होल्स को फिल करते हैं।
और इसके बाद जो PS1 के अंदर इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं उनको कौन फिल करता है? फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से आ रहे होते हैं। तो इस तरह से ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, जिसके नतीजे में ATP और NADPH बनता है। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या किया जाता है? इस ATP और NADPH को यूटिलाइज़ किया जाता है और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज। अब चूँकि ये ATP और NADPH डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं, इस वजह से या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कार्बन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, कार्बन की एसिमिलेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इस वजह से हम इन्हें एसिमिलेटिंग पावर्स भी कहते हैं, यानी ये कार्बन की एसिमिलेशन में, ये कार्बन की फिक्सेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। और ये डार्क रिएक्शन में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ATP और NADPH। तो डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इस वजह से कहते हैं कि ये डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और ये होता दिन के टाइम ही है। इस वजह से हम इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन, यानी डायरेक्टली लाइट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन ये प्रोसेस होता दिन के टाइम ही है और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और इस स्टेप में क्या होता है? एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में, जैसा कि एक एंजाइम होता है रुबिस्को। उस एंजाइम की मदद से इस कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से फिक्स किया जाता है और फिक्स करके एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है RUBP, रुबिलोस बिसफॉस्फेट। उसके साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा जाता है और कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड के अंदर फर्दर ATP ऐड होती है, फिर NADPH फर्दर आगे रिडक्शन करता है, और जो एंड प्रोडक्ट होती है डार्क रिएक्शन की वो होती है G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या ये ट्रायोज फॉस्फेट होता है। और इस G3P को फर्दर आगे यूज़ किया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 G3P ज़रूरी होते हैं, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने G3P ज़रूरी होते हैं? 2 G3P। तो इन डार्क रिएक्शन के नतीजे में क्या बनते हैं? ये G3P बनते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट्स बनते हैं, जिनको फर्दर आगे यूज़ किया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। यहाँ पे एक और बात, प्लांट्स के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एट ए टाइम फिक्स हो रही होती है, जिसके नतीजे में G3P के मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। लेकिन हमने समझने के लिए कि एक G3P के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, एक G3P के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 RUBP के मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं, यानी 3 डार्क रिएक्शन इकट्ठे चलते हैं। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो 3 कैल्विन साइकिल इकट्ठे चलते हैं तो एक G3P बनता है। इसी तरह से फिर 3 कैल्विन साइकिल इकट्ठे चलेंगे तो एक और G3P बनेगा। तो ओवरऑल 6 कैल्विन साइकिल रिक्वायर होते हैं 2 G3P के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, या एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 RUBP के मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, या 2 G3P बनाने के लिए। तो ये सिंपल देखने के लिए कि एक G3P का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 कैल्विन साइकिल इकट्ठे चलते हैं और 2 बनाने के लिए 6 कैल्विन साइकिल रिक्वायर होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर एट अ टाइम बहुत सारे G3Ps बन रहे होते हैं, बहुत सारे कैल्विन साइकिल इकट्ठे चल रहे होते हैं। तो ये जो RUBP यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो फिर रीजनरेट भी हो जाते हैं। तो फर्दर जब हम डार्क रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम देख लेंगे कि ये कैसे दोबारा से रीजनरेट होते हैं। इस कैल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं, इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर इस कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली कैल्विन साइकिल के ज़रिए फिक्स नहीं किया जाता, बल्कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहले एक और साइकिल के ज़रिए फिक्स किया जाता है, फिर कैल्विन साइकिल चलता है। तो उनके अंदर C4 साइकिल भी चलता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पहले C4 साइकिल के ज़रिए फिक्स किया जाता है और फिर ये कैल्विन साइकिल चलता है। इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैम साइकिल के ज़रिए
इस CO2 को फिक्स किया जाता है और फिर फर्दर कैल्विन साइकिल चलता है। तो वो किस कंडीशन में ये C4 और कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये C4 चलता है, ये हम आगे देखेंगे, या कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर कैम चलता है। तो वैसे बेसिकली ये डार्क रिएक्शन C3 ही होता है। जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर ये C3 ही होता है। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के अंदर C3 के साथ साथ C4 भी होता है, या C3 के साथ साथ कैम होता है। यानी डायरेक्टली ये C3 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं करता, कैम पहले कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, फिर फर्दर C3 साइकिल चलता है। तो इस तरह से ये डार्क रिएक्शन जिसमें ATP और NADPH को यूटिलाइज़ किया जाता है और G3 भी बनता है, और लाइट रिएक्शन को भी हमने देख लिया है।